आज हमने पढ़ा है इंसान में मादों के ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। दूसरे आला दर्जा जानदारों की तरह इंसान में भी मादों की ट्रांसपोर्ट का फ़ेज़ 2 पेचीदा सिस्टम्स के ज़रिए होता है। इनमें से एक को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को कहते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम एक-दूसरे से रबत में होते हैं और एक-दूसरे से मुंसलिक होते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह की होती है, एक को कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को कहते हैं क्लोज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये अमूमन इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इसमें एक ब्लड वेसल होती है जिसके अंदर खून होता है और वहीं से मादों की ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन क्लोज़्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अमूमन वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, इनमें से कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है बाज़ औक़ात जैसे अर्थवॉर्म में। ब्लड क्लोज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद ये है कि खून कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। ये हमेशा आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ के अंदर ही रहता है। इंसान के अंदर क्लोज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खून, दिल और ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमने इसके अहम जुज़ यानी खून का मुतालिया करना है। खून दरअसल हकीकत है क्या? ये एक टिश्यू फ्लूइड है, मायोकनेक्टिव टिश्यू है, जो ब्लड प्लाज़्मा और ब्लड सेल्स और सेल जैसी साख्तों पर मुश्तमिल है। अगर इंसानी जिस्म के वज़न के एतबार से देखा जाए, तो ब्लड इंसानी जिस्म के अंदर 1/12वाँ हिस्सा पाया जाता है और अगर देखा जाए कि कितना हुजम पाया जाता है खून का एक बालिग़ इंसान के जिस्म के अंदर, तो ये तकरीबन 5 लीटर पाया जाता है। अब अगर खून को का मुतालिया तफ़सील से किया जाए तो पता चलता है कि इसमें 55% ब्लड प्लाज़्मा और 45% ब्लड सेल और सेल जैसी साख़तें पाई जाती हैं। ब्लड प्लाज़्मा की ग़िज़ाई तरकीबी का मुतालिया करने के लिए इसे ब्लड सेल से अलहदा करना पड़ता है। इसके लिए एक स्पेसिफ़िक किस्म का प्रोसेस है, जिसमें ब्लड को पहले आर्टरी से लिया जाता है, फिर उसे एक स्पेसिफ़िक किस्म के केमिकल जिसे कोएगुलेंट कहते हैं डाला जाता है, जिसके डालने से प्लाज़्मा ऊपर आ जाता है और सेल नीचे तह में बैठ जाते हैं। प्लाज़्मा बुनियादी तौर पर पानी ही है और इसके अलावा इसके अंदर कुछ हलशुदा मादे, साल्ट्स, मेटाबोलेट्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें 90 से 92% पानी पाया जाता है और ब्लड प्लाज़्मा में 8 से 10% हलशुदा मादे होते हैं और 0.9% इसके अंदर साल्ट्स पाए जाते हैं। खुर्दनी नमक जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं और बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और ज़िंक जो है वो बहुत थोड़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमें ये पता है कि साल्ट्स की मिक़दार हमारे जिस्म के अंदर बहुत कम पाई जाती है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन में मामूली तब्दीली खून की पीएच में तब्दीली का बायस बन सकती है। हमारे जिस्म में खून की पीएच अमूमन 7.4 होती है। इसके अंदर यानी कि ब्लड प्लाज़्मा के अंदर 7 से 9% तक प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्रोटीन्स में एंटीबॉडीज़ हैं, खून जमाने वाली प्रोटीन जिसे हम फाइब्रिनोजेन कहते हैं। इसके अलावा पानी का तवाज़ुन रखने वाली प्रोटीन एल्ब्यूमिन पाई जाती है। ब्लड प्लाज़्मा के अंदर डाइजेस्टिव खुराक और इसके साथ नाइट्रोजनी बेस्ड प्रोडक्ट्स और कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज़्मा में रेस्पिरेटरी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी मौजूद होती हैं। अब अगर हम देखते हैं ब्लड के अंदर पाए जाने वाले ब्लड सेल्स और सेल जैसी साख़तों को, तो उनमें सबसे पहले आते हैं रेड ब्लड सेल जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स हैं और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स। इंसानी जिस्म के खून में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स की तादाद ही रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल की मिक़दार 1 मकाम मिलीमीटर में तकरीबन 5 से 5.5 मर्दों में पाए जाते हैं और इनकी तादाद 1 मकाम मीटर खून में फीमेल के अंदर 4 से 4.5 मिलियन सेल्स के करीब है।
रेड ब्लड सेल्स जब शुरू में बनते हैं तो उस वक़्त इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। मैमल्स में जब ये बालिग होते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस टूट जाता है और ये दोबारा खून के अंदर शामिल हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर तकरीबन 95% हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका काम ऑक्सीजन और थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है। इसमें 5% दूसरे मादे पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल के दोनों पहलू मकर होते हैं और इसमें एक लचकदार झिल्ली भी मौजूद होती है। फीट्स में और एम्ब्रियो में ये तिली और जिगर में बनते हैं, जबकि बालिग इंसानों में ये चिपटी और छोटी हड्डियां जैसे रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रा के रेड बोन मैरो के अंदर जन्म लेते हैं और इनका जिंदगी का दौरानिया 4 माह यानी कि 120 डेज होता है और उसके बाद तिली और जिगर में ये फिगोसाइटोसिस के जरिए तोड़ दिए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं ल्यूकोसाइटस, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये इनका कोई रंग नहीं होता, इनमें पिगमेंट मौजूद नहीं होते और ये टिश्यू फ्लूइड में भी पाए जाते हैं और खून की नालियों में भी मौजूद होते हैं। इनकी तादाद 1 मुकाम मिलीमीटर खून के अंदर तकरीबन 7000 से 8000 तक होती है। इनकी लाइफ का दौरानिया महीनों से सालों पर मुहित होता है और इसका इंसार जिस्म में इनकी ज़रूरत पर होता है। ये इंसान के मुदाफ़ियाती निज़ाम का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। आमतौर पे ये 2 तरह के सेलों पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे को कहते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। और ग्रैन्युलोसाइट्स में साइटोप्लाज़्म जो है वो दानेदार होता है। इसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, जिन्हें न्यूट्रोफिल कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स फिगोसाइटोसिस करके छोटे पार्टिकल्स को तोड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स जो है इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले मादों को तोड़ते हैं और जरासीमों को भी तोड़-फोड़ करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है इसके अंदर बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का काम जो है वो खून को जमने में मदद देना है। दूसरे नंबर पे आते हैं जो सेल इसके अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं और इनके अंदर इनके साइटोप्लाज्म के अंदर दाने नहीं होते, ये शफ़ाफ़ और प्लेन होता है। इसके अंदर 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक को कहते हैं मोनोसाइट्स और दूसरों को कहते हैं बीटी लिम्फोसाइट्स। मोनोफेज माइक्रोफेज बनाते हैं जो कि जरासीमों को निगलते हैं और बीटी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं जो जरासीमों को मारते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल जब जरासीमों को मारते हैं तो ये खुद भी मर जाते हैं और फिर ये सफ़ेद रंग का मवाद बनाते हैं जिसे हम पस कहते हैं। आमतौर पर ये मवाद जो है ये इन्फेक्शन वाली मुकाम पर देखा जा सकता है। तीसरे नंबर पे आते हैं प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स जो है ये सेल नहीं है बल्कि बोन मैरो के बड़े टुकड़े मेगाकेरियोसाइट्स हैं। इनके अंदर ना पिगमेंट होते हैं ना न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक मुकाम मिलीमीटर खून में इनकी तादाद तो 2,50,000 के करीब होती है। ये खून में क्लॉटिंग पैदा करते हैं यानी आर्जी तौर पर खून को बहने से रोकते हैं और एक बंध बनाते हैं। जब किसी शख्स को डेंगू फीवर होता है तो उसके अंदर चूंकि प्लेटलेट्स की तादाद यकदम बहुत गिर जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग भी रुक जाती है जिसकी वजह से खून बारीक होके पतला होकर नाक और मसूड़ों के रास्ते बहना शुरू कर देता है।